एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें बड़ौदा बीएनपी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में, और जिसमें कि बैलेंस रखा जाता है कि किस तरीके से जहां वैल्यू मिलेगी। तो हमने बातचीत की थी ब्रेक से पहले कि वैल्यू कैसे ढूंढें, इसे भी समझते हैं वो फार्मूला क्या है। एक आईटी सेक्टर है और एक है कैपिटल गुड्स। आपको ठीक ठाक उसमें है एक्सपोजर। इन दोनों सेक्टर में बहुत ही अजगजब की स्टोरी बन रही। जैसे कैपिटल गुड्स में तो रोबस्ट स्टोरी है। कई बड़ी लार्ज कंपनी की ऑर्डर बुक तो इतनी बड़ी है कि वो 3 साल के लिए पर्याप्त है। या आप, मैं नाम ले रहा हूँ आपके लिए नहीं, एबीबी सीमेंस जैसी कंपनी के रिजल्ट्स देख के लगता है कि क्या शानदार ग्रोथ दिख रही है, और बहुत सारी एलएनटी को कहीं पे भी लीजिए आप, तो वो डोमेस्टिक स्टोरी पे बहुत शानदार प्रदर्शन आगे भी दिखा सकते हैं। आईटी हमारा जो अभी एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पे यूएस की अपनी इकोनॉमी की प्रॉब्लम तो है ही है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत है। दूसरा एक नया डिसरप्शन आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जिसमें शायद इनको अपने आप को रिपोजिशन करना पड़ेगा, क्योंकि इनका प्लम्बिंग का जॉब है, सर्विस करते हैं। ये कैसे अपने आप को प्लेस करेंगे ये मुझे नहीं पता। आप मुझे समझाइए कि इन दोनों सेक्टर में अगर वेट करना है तो कैसे आप एक फंड मैनेजर की तरह कैसे चूज करेंगे इनको? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स की स्टोरी बहुत क्लियर है, वो मैंने आपको पहले भी बोला। आईटी में 2 चीजें हैं। देखिए, पहली चीज तो आप देखेंगे ये ऐसी इंडस्ट्री है एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडस्ट्री जहां पे कि इंडिया बहुत सेक्युलरली कॉम्पिटिटिव है। तो इसके 3 एट्रीब्यूट आपको ध्यान रखने चाहिए। पहली चीज तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि इंडिया बहुत कॉम्पिटिटिव है। सेकेंड, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल इमेंस है, और इंडिया के लिए इंडियन कंपनी जो है बड़ी वेल एस्टेब्लिश हो चुकी है अभी ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ देयर आईटी प्रोग्रेस। तो जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनके इंडिया सेंटर्स हैं, दे आर टेकिंग द लीड इन इनोवेशन नाउ। तो ये सेक्टर हमेशा एवरग्रीन है। अब इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी मार्केट बिकम्स ओवर ऑप्टिमिस्टिक, तो हमारे वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाते हैं, जो कि आईटी सेक्टर के अंदर आप देखिएगा तो एंड 21 और अर्ली 22 में वैल्यूएशंस वर वेरी स्ट्रेच्ड। अभी पिछले 1 साल के अंदर में वो काफी हद तक करेक्ट कर चुके हैं। आप देखेंगे कि बड़े स्टॉक्स करीब 20-25% और मिड कैप स्टॉक्स कहीं पे भी 35 से 50% के बीच करेक्ट कर चुके हैं। एट सम लेवल जो है मार्केट की नेगेटिव न्यूज डाइजेस्ट हो जाती है, तो स्टॉक्स रिएक्ट कर चुके हैं, इसलिए हमें लगता है कि वैल्यूएशंस अब थोड़े ठीक बन रहे हैं। अब कंसर्न्स रहेगी, हेडलाइंस हमेशा, see you can either get good prices or you can get good headlines, you can't get। तो अगर आपको एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हाई ग्रोथ इंडस्ट्री एक ठीक वैल्यूएशन पर मिल पा रही है, और तो उसमें आप बहुत ज्यादा हेडलाइन पे वरी करने के बजाय थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं, और जैसे जैसे हेडलाइन क्लियर हो आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो हमारी अप्रोच उस तरीके से है जहां पर कि हम पहले अंडरवेट थे, अभी हम न्यूट्रलाइज करके धीरे धीरे हम शायद कुछ टाइम में ओवरवेट की तरफ जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सूरज जी, एक छोटा जवाब चाहिए मुझे। आपकी तो मैनेजमेंट से बात होती होगी डेफिनेटली, और आईटी में इतना बड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं आप। वो लोग कैसे अपने आप को, जो नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल हो रहा है, पूरा खेल इन द सेंस कि मतलब ये पूरा चेंज करने वाला लैंडस्केप। अब एनवीडिया को देखिए ना, 2 दिन के अंदर $200 बिलियन का मार्केट कैप बढ़ा है उसका। तो अपनी क्या तैयारी है इन लोगों की? आपकी बातचीत में कुछ सेंस मिला आपको? तो आईटी कंपनीज हम लोगों से ज्यादा पहले इन चीजों को एंटीसिपेट करती है और उसके लिए प्रिपेयर करती है। देखिए, डिसरप्शन को 2 तरीके से देख सकते हैं आप। डिसरप्शन कैन चेंज द बिजनेस मॉडल, बट इट आल्सो क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर प्रिपेयर्ड। तो हमारा ये मानना है, जितना हमारी बात हुई है, काफी कंपनीज इसके लिए पहले से प्रिपेयर कर रही है, और उसकी वजह से काफी नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है हमारे पास। एक सेक्टर है एफएमसीजी, जिसने इस साल न्यू हाई बना दिया सेक्टोरली, और उस सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं वो सब नियर इंडस्ट्री एवरेज या अपने पीक वैल्यूएशन के लगभग पास में पहुंच गए हैं। और वो स्थिति तब है जब अभी रूरल इंडिया की जो रिवाइवल है वो शुरू हुई है। अभी तो वो शहरी पे जब चल पड़े हैं। तो क्या जब आप चुनने जाते हैं स्टॉक, तो वैल्यूएशन को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, ग्रोथ स्टोरी अगर इंटैक्ट है तो वैल्यूएशन को थोड़े दिन के लिए पीछे रख सकते हैं? देखिए, स्टॉक्स के अंदर में कंपनीज अच्छी होती है, लेकिन आपको स्टॉक प्राइसेस भी अच्छी चाहिए। तो हम लोग दोनों चीज एक साथ नहीं मिलते। अच्छा स्टॉक और अच्छा समय कैसे मिले? बुरे समय में कोई अच्छा स्टॉक मिलेगा या अच्छे समय में कोई बुरा स्टॉक, दोनों एक साथ कैसे मिलेंगे? लेकिन अच्छा स्टॉक अगर आप गलत प्राइस पर खरीदें,
आपको पैसा नहीं बनता। तो हमारा जो फ्रेमवर्क है स्टॉक सिलेक्शन का और जो फिलॉसफी हम देखते हैं उसमें हमारे 3 पार्ट है। इसे हम PMV बोलते हैं, बिजनेस, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। ये 3 पिलर होते हैं हमारे स्टॉक सिलेक्शन में। और अगर वैल्यूएशन पैरामीटर बहुत ज्यादा स्ट्रेच है और उसने ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन कर लिया है, सारे पॉजिटिव फैक्टर इन कर लिए हैं, तो आप इसको वेट करते हैं जब तक कि वैल्यूएशन फिर से रिजनेबल नहीं दिखे आपको। तो पहले बिजनेस अच्छा होना चाहिए, दूसरा मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा इट हैज टू बी एट अ वैल्यूएशन जहां पर आपको पैसे बनाने का मौका मिल सके वहां से। तो तीनों मिलते हैं कैसे? मतलब बहुत ही तो आपने ऐसा हिमालयन टास्क ले लिया कि तीनों एक साथ ढूंढना है। आपके रिसर्चर बेचारे परेशान रहते होंगे 24 घंटे कैसे ढूंढे। तो नहीं, तो हम अगर फंड मैनेजर बने और पूरे टाइम हमारा यही काम है, हाँ, ये तो हमारा जॉब है। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल और, इसका छोटा जवाब दीजिएगा। एक सेक्टर है डिफेंस का जिसमें ज़्यादातर सरकारी कंपनियां आई हैं और उसने वाकई एक ड्रीम रन दिखाया है। उस सेक्टर के हर स्टॉक में एक बड़ी रैली बनी। हालांकि इस क्वार्टर में रिजल्ट पता नहीं क्यों बहुत अच्छे नहीं दिखे सबके। उसमें आपके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है उस सेक्टर से रिलेटेड, लेकिन वो स्टॉक जो सबसे मेच्योर्ड है, जो राइजिंग है, वहां पे आपने दांव नहीं लगाया, जो सबसे मेच्योर्ड है वहां पे दांव लगाया। ऐसा क्यों? मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया जी। नहीं, हम लोगों ने ये काफी पहले एंटर कर चुके हैं और स्टॉक ने हमारे पोर्टफोलियो में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। हाँ। और हमें लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है, इसलिए हमने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ओके, तो ये है राय और सुरेश जी का फार्मूला मुझे सही लगा। BMV ढूंढना है, मेहनत चाहे जितनी लगे, क्योंकि पैसे तभी बनते हैं जब आप अच्छी चीज़ सस्ते में खरीद पाते हैं। और अदरवाइज तो फिर रॉकेट साइंस है ही नहीं, आप कहीं भी जाइए कुछ भी खरीद लीजिए। लेकिन फंड मैनेजर को जब आप पैसे देते हैं तो इसी बात के लिए देते हैं कि वो अच्छी चीज़ सस्ते में खरीदें जिससे आपको बढ़िया रिटर्न मिल सके। सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए। और इस शो में हम लोग सिर्फ दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं फंड मैनेजर की, तो इसलिए ज़्यादा नंबर्स पर नहीं जाते हैं, फोकस रहता है आइडियाज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते एक और नए फंड मैनेजर और एक और नए फंड की चर्चा होगी।